तो 20% बोनस लागी। हर साल का फेस्टिव सीजन और टी गार्डन वर्कर्स के उम्मीदों पर पानी फिर जाना। जब दो चीज़ें इतने अच्छे तरीके से जुड़ी हो कि उसे सेपरेट ना किया जा सके तो हम उसे मैच मेड इन हेवन का टैग देते हैं। मगर हर रिश्ता इतना खूबसूरत नहीं। कुछ ऐसा ही हाल नॉर्थ बंगाल के सभी टी गार्डन वर्कर्स का भी है। 30 सितंबर 2024 दार्जिलिंग, कर्शोंग और कालिम्पोंग में 12 आवर स्ट्राइक की घोषणा कर दी जाती है। इसके पीछे का कारण वही कई सालों से चलती आ रही डेप्रिवेशन, जिसका कभी भी सल्यूशन नहीं निकलता। टी गार्डन वर्कर्स द्वारा की गई स्ट्राइक के पीछे की मांग है उन्हें उनके हक की 20% पूजा बोनस दिया जाए। फ्लड सिचुएशन को एड्रेस करके कोलकाता लौट रही सीएम ममता बनर्जी को बागडोगरा एयरपोर्ट में जब मीडिया द्वारा टी गार्डन वर्कर्स के स्ट्राइक के संबंध में सवाल किया जाता है तो उनका सिंगल लाइन ब्लंट रिस्पॉन्स आता है, मैं इस स्ट्राइक का समर्थन नहीं करती हूँ। टी गार्डन वर्कर्स के डिमांड को लेकर ट्राइपार्टाइट मीटिंग लेबर कमिश्नर के साथ चल रही है, जिसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए, जब सीएम द्वारा ही ऐसे सीधे शब्द में टी गार्डन वर्कर्स की मांगों को प्रायोरिटी ना दिया जाए तो इस समस्या का हल कैसे मिलेगा? वहीं गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीटीए की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि वो इस स्ट्राइक का ना ही समर्थन करते हैं और ना विरोध। स्ट्राइक के दौरान प्लांटेशन वर्कर्स द्वारा हाईवे ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके एक दिन पहले 29 सितंबर को श्रमिक भवन में मीडिया गो बैक जैसे नारे लगते हैं, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था। मगर क्या इन सब के बावजूद उनकी मांग इस बार सुनी जाएगी? आज के इस परिस्थिति में ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिसका जवाब मिलना अब भी बाकी है। ये वीडियो अपलोड होने तक शायद ये मसला इस साल के लिए सॉल्व भी हो सकता है। फिर भी ये मसला एक ऐसा मसला है जो हर साल उभर ही जाता है। नमस्कार, द कॉर्ड के इस एपिसोड ब्लड टी द डार्क साइड ऑफ दार्जिलिंग्स फाइनेस्ट में आज आप सभी का स्वागत नहीं, बल्कि आप सभी को अलर्ट करना चाहूँगी। आज के कंटेंट में मैं आपको ना इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहूँगी और ना ही इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करने को। बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दार्जिलिंग टी गार्डन्स के इन वर्कर्स को न्याय मिल सके। Darjeeling tea, if not flavored with herbs and other essential fragrances, smell like blood. #bloodtea। ऐसा कहना है सिक्किम बेस्ड एक स्टैंड अप आर्टिस्ट निर्मल शर्मा का। इससे भी पहले एक ऑथर सत्यदीप छेत्री अपने बुक गोरखालैंड डायरीज में इसी टर्म ब्लड टी का इस्तेमाल करते हैं। बाद में ये भी देखा गया कि एक पॉलिटिकल नेता हमरो पार्टी के सुप्रीमो अजॉय एडवर्ड्स ने इसे एक ब्लड टी मूवमेंट बना दिया जब वे चाय मजदूरों की हक की लड़ाई में उनका साथ दे रहे थे। लेकिन ये ब्लड टी क्यों कह रहे हैं? दूसरी तरफ इस वीडियो को देखिए। जो मेरे हाथ में डब्बा है ये 100 ग्राम का है और इसका दाम है 15,000 रुपये। 1.5 लाख की चाय। इस वीडियो में उसी दार्जिलिंग टी की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग के उस 1 किलो टी का प्राइस 1,50,000 है। हम लल्लन टॉक के इस एपिसोड पर हमारे वीडियो के अंत में बात करेंगे। अब आप इस वीडियो को देखिए। एक हॉर्लिक्स बनाया। कैसे बनाया? उसको एक आटा और उसमें चीनी, बस उसको घोल के हमारे जो भात होते थे, भात का जो माड़ होता था, माड़ में आटा और चीनी मिला के उस चीज़ को कंटिन्यू घोल के मैं पीता था एंड फील वेरी एनर्जेटिक। तो वो हॉर्लिक्स शायद कितना अच्छा होता होगा। ये हट्टा कट्टा इंसान इंटरनेशनल एथलीट है और ये नॉर्थ बंगाल के टी गार्डन से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है कि ये बचपन में आटा और चीनी मिलाकर हॉर्लिक्स बनाकर अपने आप को खुश किया करते थे, क्योंकि इनके फ्रेंड्स हॉर्लिक्स पिया करते थे और इनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। अब आप गूगल में जाएं और सर्च कीजिए टी गार्डन्स इन दार्जिलिंग एंड नॉर्थ बंगाल। आपकी स्क्रीन में जो भी पिक्चर्स आपको दिखेंगी वो सच में मेस्मराइजिंग होंगी। दार्जिलिंग के टी गार्डन्स, वहाँ के पहाड़ और पहाड़ों के बीच टूरिस्ट फार्म स्टे।
नॉर्थ बंगाल भी किसी हेवन से कम नहीं दिखेगा। ऑल थैंक्स टू दार्जिलिंग टी गार्डन्स, जो इन लैंडस्केप्स को मैजिकल बनाती है। दार्जिलिंग टी की फाइनेस्ट क्वालिटी के कारण इसे चैंपियन ऑफ टीज भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि ये फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसे 2004 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिला। और टी बोर्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि इस क्वालिटी का टी इस रीजन के अलावा दुनिया के और किसी भी कोने में नहीं उगाया जा सकता। जिस देश का चाय इतना अमीर हो, उस देश के चाय को वर्ल्ड फेमस होना तो बनता है। शायद ये भी एक कारण रहा है हमारे देश में चाय के चुस्कियों के साथ जीवन का मज़ा लेने के पीछे। सुबह की चाय भला कौन ही मिस करना चाहे, और गांव के चौराहे पे दोस्तों के साथ मिट्टी की कुल्हड़ में वो खुशबू वाली चाय का तो मज़ा ही कुछ और होता है। पर यह कहानी कुछ अलग है। जिस चाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस चाय के आपके चुस्कियों तक के सफ़र में काफ़ी गहरी राज छुपी है, जिसके बारे में शायद ही किसी को अंदाज़ा हो। द होल वर्ल्ड ओनली नोज अबाउट दार्जिलिंग एंड नॉर्थ बंगाल्स प्रीमियम क्वालिटी टी प्रोडक्शन, लेकिन क्या वे उस रीजन के टी गार्डन्स की असली सच्चाई को जानते हैं? बातों को अगर सीधे लैंग्वेज में कहा जाए तो मुझे पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। आज के दिन हमारे देश में एक डेली वेज लेबर का क्या वेज है? आज के महंगाई में एक साधारण व्यक्ति दिन का कितना कमाना चाहेगा? आज के दिन मिनिमम कितना कमा लेने से परिवार का गुजारा किया जा सकता है? आपका उत्तर होगा 500, 1000, 1500, 2000। पर क्या आप जानते हैं कि हम जिस वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग टी की बातें कर रहे हैं, उन गार्डन्स में डेली वेज महज 250 रुपये है? क्या आप जानते हैं कि उस वर्ल्ड फेमस टी पर जो प्राइस टैग लगाया गया है, वह वर्कर्स के खून पसीने की प्राइस टैग है, उनके एक्सप्लॉयटेशन का प्राइस टैग है और उनके शैटर्ड होप्स और ड्रीम्स का प्राइस टैग है। आज जहां महंगाई आसमान छूने को है, ऐसे में 250 रुपये में आप क्या खरीद सकते हैं? ये 250 रुपये इन टी गार्डन वर्कर्स की डेली वेजेस है। अगर वे पूरे 30 दिन भी काम करें तो उनकी मंथली इनकम होगी 7500 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 7500 रुपये में एक महीने का खर्च काटने के लिए ये मजबूर है। ऐसे में इन चाय पत्तियों से ब्लड की स्मेल नहीं आएगी तो और क्या आएगा? और कहानी यहाँ बस शुरू होती है। ये सिर्फ एक वीडियो या कंटेंट नहीं जिसे देखा और फिर भुला दिया जाए। ये कॉलोनियल एरा से लेकर कई डेकेड्स तक पुअर वर्कर्स द्वारा फेस की गई एक्सप्लॉयटेशन पर एक क्वेश्चन मार्क है। ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं है, ये आपको ये बताने के लिए और अवेयर कराने के लिए है कि घर बैठे आराम से आप जिस चाय की सिप ले रहे हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। अगर आपको बिलीव नहीं हुआ तो इन हेडलाइंस को देखिए। स्क्रॉल किए 27 जनवरी 2023 की रिपोर्ट, दार्जिलिंग टी वर्कर्स आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्कर्स को बहुत कम वेजेस दी जाती है। ये वर्कर्स विदाउट लैंड राइट्स कॉलोनियल लेबर सिस्टम से बंधे हुए हैं और गवर्नमेंट स्कीम से ये बहुत कम बेनिफिट्स ले पाते हैं। 7 फरवरी 2024 के डाउन टू अर्थ की इस रिपोर्ट में हेडलाइन दिया गया था, अनेबल टू गेट फूड, आदिवासी टी वर्कर इन नॉर्थ बंगाल स्टेट डाइज ऑफ स्टारवेशन। ये रिपोर्ट कहती है कि नॉर्थ बंगाल टी गार्डन के एक 58 साल के आदिवासी वर्कर की भूख से मौत हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट से फूड और जिस टी गार्डन में वो काम करते थे वहाँ से लंबे समय तक उन्हें अलाउंस नहीं मिला था। इस व्यक्ति का नाम था ढानी उरांव, जो गालचीनी ब्लॉक अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के निवासी थे। जस्ट लुक एट द आयरनी, ड्यूरिंग ऑक्शन दार्जिलिंग और सराउंडिंग नॉर्थ बंगाल रीजन में जो टी प्रोड्यूस की जाती है वो सबसे हाईएस्ट बिडिंग रिसीव करते हैं, लेकिन इस स्टोरी के अदर साइड में टी गार्डन वर्कर्स भूख से मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? विश्व भारती के पीएचडी स्कॉलर श्रेया मित्रा की एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग साल 2000 और 2015 के बीच नॉर्थ बंगाल के 17 टी गार्डन्स में सीवियर मालन्यूट्रिशन के कारण टोटल 14,000 लोगों की मौत हो गई। रिसर्च पेपर के अनुसार इस बीच दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और अलीपुरद्वार के 276 टी गार्डन्स में से 31 टी गार्डन्स शट डाउन हो गए। More than 5 lakh families working in several tea gardens across North Bengal इस वक्त क्राइसिस में है। यह क्राइसिस सिर्फ दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल के अन्य रीजन्स तक ही नहीं, बल्कि असम भी इस क्राइसिस को फेस कर रहा है। 12 सितंबर 2022 के इस रिपोर्ट पर चलिए एक नज़र डालते हैं।
ये रिपोर्ट असम के टी एस्टेट पर लिखी गई है। इसके मुताबिक टी गार्डन ओनर्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। टी गार्डन वर्कर्स के हेल्थ, सेफ्टी और वर्कर्स के लिविंग कंडीशंस इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ के बावजूद पुअर प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं और इससे महिलाएं अक्सर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। इस रिपोर्ट में बात की गई है एक लेबरर मोइना नायक की, जिनके बाल सीटीसी मशीन में कट गए थे। किसी भी तरह का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट असम के टी फैक्ट्री में प्रोवाइड नहीं की जाती है। आई एम हाईलाइटिंग द वर्ड असम क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में आता है एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, असम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। मोइना पर डे सिर्फ 205 रुपये अर्न करती थी। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप नॉर्थ बंगाल और असम को नेबरिंग स्टेट्स सिक्किम या साउथ इंडिया लाइक नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करेंगे तो इनइक्वालिटी आपको क्लियरली दिख जाएगी। सिक्किम में अनस्किल्ड लेबर की डेली वेज है 500 और स्किल्ड के लिए है 550। तमिलनाडु में डेली वेज है 450। यदि सिक्किम रीजनेबली पे कर सकता है तो व्हाई आर द टी वर्कर्स ऑफ दार्जिलिंग हिल्स सफरिंग? अब एक बार फिर स्ट्रोल की रिपोर्ट पर चलते हैं। दार्जिलिंग के गिंग टी एस्टेट के एक लीफ प्लकर जोशला गुरुंग पूछती है कि आज 200 रुपये में क्या हो सकता है। उन्हें पर डे के हिसाब से 232 वेज दी जाती है। एक एग्जाम्पल देकर वे इस बात को हाईलाइट करती है कि ये वेज कितना कम है। वे कहती है दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाने के लिए वन वे फेयर 400 रुपीज़ है, जो 60 किलोमीटर्स दूर है। वे कहती है अब आप सभी इमेजिन कर सकते हैं कि दार्जिलिंग के टी गार्डन वर्कर्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग की क्लोजेस्ट लार्ज सिटी है, जिस पर दार्जिलिंग हिल्स की पॉपुलेशन बेसिक मेडिकल और अदर फैसिलिटीज़ के लिए हेविली डिपेंडेंट है। ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस और इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इन टी गार्डन वर्कर्स द्वारा डेली बेसिस में फेस की जाने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करने लगे तो इसके लिए डेडिकेटेड एक सेपरेट चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर, इस क्राइसिस को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, इन वर्कर्स को बहुत कम वेजेस दी जाती है, जिससे आगे चलकर पॉवर्टी, इलिटरेसी और माल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। नंबर 2, इन लेबरर्स को कभी भी उनके ड्यू बोनसेस टाइम पर नहीं मिली और अगर उन्हें टाइम पर मिलती भी है तो करप्शंस के कारण उन्हें उतना परसेंटेज नहीं मिल पाता जितना वे डिजर्व करते हैं। नंबर 3, इनके जॉब सिक्योर नहीं होते। टी गार्डन ओनर्स किसी भी वक्त अपने एस्टेट बेचने का डिसीजन ले सकते हैं, जो सेवरल पुअर वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट की ओर ले जा सकती है। नंबर 4, जिस ज़मीन पर वे कई जनरेशन से रहते आए हैं उनके पास उन ज़मीन का लैंड राइट या पर्जा पट्टा भी नहीं है। इसका मतलब वे इन लैंड्स में अपनी मर्जी से पक्का घर नहीं बना सकते। अगर उन्हें अलाउ किया भी गया तो इसे लेकर वेरियस सेट्स ऑफ लिमिटेशंस हैं। नंबर 5, उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई है। मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स में कोई भी प्रोटेक्टिव गेस प्रोवाइड नहीं की जाती। नंबर 6, पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, पुअर हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। एंड नंबर 7, अनेबल टू प्रोक्योर सेवरल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। और अब समय आ गया है कई सवाल उठाने का। वे क्यों अंडरपेड है? क्यों उन्हें कॉलोनियल एरा से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? उनकी ड्यू बोनसेस उन्हें टाइम पर क्यों नहीं दी जाती? और कई जनरेशन से वहाँ रहने के बावजूद भी उन्हें लैंड राइट्स क्यों नहीं दी गई है? प्लाइट ऑफ वर्कर्स में जाने से पहले चलिए दार्जिलिंग के टी प्लांटेशंस की हिस्ट्री शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इस बात में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि इंडिया की दार्जिलिंग टी वर्ल्ड्स फाइनेस्ट टी है। ये रीजन पिछले 150 सालों से टी कल्टीवेशन और प्रोडक्शन कर रही है। यह माना जाता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 80, 40 एंड 50 उस वक्त के दार्जिलिंग सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कैम्पबेल और मेजर क्रॉमलिन ने पहली बार दार्जिलिंग में टी इंट्रोड्यूस किया था, जो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर किया गया था और इसके लिए सीड इंपोर्ट किया गया था चाइना से। इस रीजन की जियोलॉजिकल फीचर्स ने भी इसका साथ देना शुरू किया और दार्जिलिंग जल्द ही एक टी प्लांटेशन हॉटस्पॉट बना। यहाँ बिजनेस भी प्रॉफिटेबल थी और देश के अन्य जगहों से भी लेबरर्स यहाँ आने लगे थे। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद जैसे जैसे समय बीता चीज़ें भी बदलनी शुरू हुई, बट द ओनली थिंग दैट डिडंट चेंज विद टाइम वाज द कॉलोनियल लेबर सिस्टम।
ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि टी लेबरर्स के इस होपलेस वर्किंग और इनह्यूमेन लिविंग कंडीशंस ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा कॉलोनियल टाइम्स में की गई इम्प्रिजन लेबर की याद दिलाती है। दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री का रिस्क में होने के कई रीजंस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, कंपटीशन फ्रॉम चीपर टीज फ्रॉम नेपाल, डाउनटर्न इन ग्लोबल मार्केट्स और साथ ही लोअर प्रोडक्शन और डिमांड। दार्जिलिंग के कुछ टी गार्डन्स के शट डाउन होने के लिए अक्सर 2017 में चले 105 दिन के गोरखालैंड एजिटेशन को ब्लेम किया जाता है। टी गार्डन के ओनर्स इन्हीं रीजंस का फ़ायदा उठाकर लेबरर्स को कम वेजेस पे करते हैं और यही वजह है कि दार्जिलिंग टी लेबरर्स देश में सबसे कम वेजेस पाने वालों में से एक है और इसीलिए इन वर्कर्स के पुअर कंडीशंस कभी भी ख़त्म नहीं होते। 27 जनवरी 2023 में स्क्रोल में पब्लिश की गई आर्टिकल के मुताबिक सुमेंद्र तामंग, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वे कहते हैं, This meager amount for 8 hours of intensive and skilled labor is the reason why the workforce in tea plantations is reducing each day. People skipping their jobs in tea gardens to work under MGNREGA or at any other place where the pay is more is common. 2019 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री को रेस्क्यू करने और वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए टी टूरिज्म एंड allied business policy इंट्रोड्यूस की। As per this policy, 15% of their lands were allowed for tea tourism and other business activities such as wellness centers, educational institutions, etc. Declaration के तुरंत बाद टी एस्टेट्स में स्पा बनने लगे, जैसे मकईबारी टी एस्टेट में चिया कुटीर। सिमिलर प्रोजेक्ट्स कंचन व्यू टी एस्टेट जैसे अन्य टी एस्टेट्स में भी शुरू हुई। कंचन टी एस्टेट में बनी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 200 करोड़। ये प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे क्वेश्चंस अराइज करने लगी क्योंकि टी गार्डन मैनेजमेंट लैक ऑफ फंड्स कहकर वर्कर्स के ड्यूज क्लियर नहीं करता है। अगर सच में फंड्स की कमी है तो ये होटल्स और रिजॉर्ट्स के लिए फंड्स कैसे दे रहे हैं? यहाँ तक कि कंचन टी एस्टेट के कुछ वर्कर्स का ये एलिगेशन है कि टी एस्टेट मैनेजमेंट ने उनके घरों को डिमोलिश करके वर्कर्स की बस्ती में रिजॉर्ट कंस्ट्रक्ट करने का प्लान बनाया है। दार्जिलिंग के टी वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशंस को कौन एड्रेस करेगा? कौन सी सरकार उन्हें बचाने आएगी? ये आज भी एक बड़ा क्वेश्चन है जिसका कोई भी जवाब नहीं है। ये प्रॉब्लम्स कहीं से नहीं बल्कि ओनर्स द्वारा कई डिकेड से की गई नेग्लिजेंस, इलिटरेसी ऑफ वर्कर्स और लोकल लीडर्स और ट्रेड यूनियंस की ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का नतीजा है। प्लकर्स के एक सुपरवाइजर कंप्लेन करते हैं कि साल 2017 से उन्हें रेगुलरली पे नहीं किया जा रहा। हर 2 से 3 महीने के बाद उन्हें लम सम पे किया जाता है और कभी कभी इससे भी ज़्यादा समय लगता है। और ये हिल्स की सभी टी गार्डन्स की कहानी है। दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हैप्पी वैली के साथ नॉर्थ बंगाल के अराउंड 10 एस्टेट्स के मालिक है, उन्होंने 2022 में 6 टी गार्डन्स बेच दी और इस वजह से मोर देन 6500 वर्कर्स बिना सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और पूजा बोनसेस के रह गए। अब ये सही है या नहीं, इसका जवाब हम आप पर ही छोड़ते हैं। सुमेंद्र तामंग ये भी कहते हैं कि टी वर्कर्स को कभी भी एक्चुअल प्रोविडेंट फंड मनी और ग्रेचुइटी नहीं मिली। यदि ओनर्स को फोर्स भी किया गया तो वो वर्कर्स को हमेशा ही उनके लाइफ टाइम स्लेवरी से कम ही पे करते हैं। क्या ये डेली वेज वर्कर्स, जिनकी ना ही जॉब सिक्योरिटी है, वे इस एक्सटेंड तक सफ़र डिजर्व करते हैं? क्या ये पूरे हिल्स पॉपुलेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं? दसैँ आयो बजारसम्म आएन घरमा, कसैले बुझेन निष्ठुरी दैव मजदुरको मरमा, कसैले बुझेन निष्ठुरी दैव मजदुरको मरमा। लहै साइली इस गाने में आर्टिस्ट बता रहे हैं कि पूजा फेस्टिवल शहर में तो पहुंच चुकी है लेकिन टी गार्डन वर्कर्स के घर तक नहीं पहुंच सकी।
ये सेम चीज़ हर साल होती है क्योंकि वर्कर्स को कभी भी पूजा बोनस टाइम पर नहीं मिलता और अगर समय पर मिला भी तो उन्हें फुल अमाउंट नहीं दिया जाता। नॉर्थ बंगाल की टी एस्टेट्स में फेस्टिवल बोनस के रूप में 19% से लेकर 20% एडिशनल पेमेंट सेटल की गई है, मगर दार्जिलिंग में हमेशा समस्या बनी रहती है क्योंकि मैनेजमेंट उतना पे करने को कभी राजी ही नहीं हुए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अक्टूबर 11, 2023 में पब्लिश की गई द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है मैनेजमेंट और यूनियंस ने ये डिसाइड किया है कि डुआर्स के प्लेन और तराई टी गार्डन्स के वर्कर्स और स्टाफ को फिस्कल ईयर 2022-2023 के लिए 19% बोनस दिया जाएगा और दार्जिलिंग में बोनस पेमेंट डिसाइड नहीं की गई क्योंकि यूनियंस ने 20% की मांग की है, जबकि मैनेजमेंट ने कहा कि वो सिर्फ 8.33% दे पाएंगे। जितना अमाउंट सेटल किया गया उसका ये हाफ अमाउंट भी नहीं है। क्या हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पुअर वर्कर्स से उनकी फेस्टिवल सीजन की खुशी भी छीन ली जाए? इमेजिन कीजिए जिसे आप अपना घर कहते हैं, उस लैंड का एक स्मॉल पीस भी आपका अपना नहीं है। क्या आपको ये एक डिजास्टर नहीं लगता? स्पेशली इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ चारों तरफ हमें कंस्ट्रक्शन वर्क्स दिखाई देते हैं। लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, लोगों का ज़्यादा फोकस अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में है और सभी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसे वे अपना घर कह सके। लेकिन दार्जिलिंग टी गार्डन वर्कर्स इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि वे लीगली एक घर या लैंड ओन कर सके। क्या आप नॉर्थ बंगाल में एक टी गार्डन वर्कर होने की उस पेन को इमेजिन कर सकते हैं? ये लोग कई जनरेशन से इस ज़मीन पर रह रहे हैं, लेकिन अगर एक फैक्ट की बात करें तो इन्हें कभी भी यहाँ से किक ऑफ किया जा सकता है यदि वे यहाँ के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। यानी अगर उनके फैमिली से एक भी मेंबर टी गार्डन में काम नहीं करता है तो उनका घर छीन लिया जाएगा क्योंकि उनके पास लैंड राइट्स नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है और ना ही कोई पर्चा पत्ता। 2023 में स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नॉर्थ बंगाल के टी गार्डन वर्कर्स करंटली जिस जमीन पर रहते हैं उसका 5 डेसिमल लैंड राइट उन्हें दिया जाएगा, लेकिन इस डिसीजन ने वर्कर्स की ओर से कई बैकलैशेस फेस की क्योंकि वर्कर्स इसके खिलाफ थे। टी गार्डन वर्कर्स ने इस डिसीजन के खिलाफ जाते हुए एंटायर लैंड के पर्चा पत्ता की डिमांड की। नॉर्थ बंगाल की टी एस्टेट्स लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955 के लागू होने के बाद से लीज सिस्टम के अंडर है। कंपनीज को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए लैंड लीज पर दी गई है, लेकिन लैंड ओनरशिप अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। कई जनरेशन से वर्कर्स ने उन रेंट फ्री लैंड पर रहने के लिए अपना घर बनाया। ओनर्स और वर्कर्स के बीच इस बात को लेकर हमेशा इश्यूज होती रहती है। ओनर्स ये एलिगेशन लगाते हैं कि लोग प्लांटेशन एरियाज पर अपना घर बनाते हैं विदाउट इवन वर्किंग इन द गार्डन। क्योंकि उनके पास रेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, इसलिए वे अपने प्रॉपर्टीज को इंश्योरेंस स्कीम्स के अंडर सेफ नहीं कर सकते। इन सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज माना जाता है प्लांटेशन लेबर एक्ट के पुअर इम्प्लीमेंटेशन को। एज पर द एक्ट, टी गार्डन के सभी परमानेंट वर्कर्स और फैमिलीज बेनिफिट्स पाने के हकदार हैं और सभी वर्कर्स और फैमिलीज के लिए हाउसिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। टी गार्डन ओनर्स ये कहकर एस्केप कर लेते हैं कि वर्कर्स को मोर देन 100 ईयर्स के लिए रेंट फ्री लैंड प्रोवाइड की गई है और वही उनकी प्रोविजन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी है। ये वही लैंड है जिस पर वर्कर्स का कोई लैंड राइट्स नहीं है। इसके अलावा इट इज रिपोर्टेड दैट मोर देन 150 स्मॉल टी ग्रोअर प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 को नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें 5 हेक्टेयर से कम एरिया में ऑपरेट करने के नियम से छूट दी गई है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही असम के टी वर्कर मोइना का केस बता दिया है जिनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज की गई, चीज़ें दार्जिलिंग में भी कुछ अलग नहीं है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा इशू की गई 2018 प्लांट प्रोटेक्शन कोड के अकॉर्डिंग वर्कर्स को फील्ड में इस्तेमाल की जाने वाली पेस्टिसाइड्स और अन्य केमिकल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हेड प्रोटेक्शन, शूज़, ग्लव्स, एप्रन्स और अन्य चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए। लेकिन ये गाइडलाइंस क्या सच में फॉलो की जा रही है? फील्ड रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती है।
दार्जिलिंग के कई टी गार्डन वर्कर्स समय के साथ पुराने और खराब होने वाली गियर की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को लेकर कंप्लेन करते हैं। एक टी वर्कर कहता है कि उन्हें गॉगल्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, लेकिन नहीं दी जाती। इसके अलावा एप्रन्स, ग्लव्स और शूज़ के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। आगे वे कहते हैं कि मैनेजर्स इस तरह एक्ट करते हैं जैसे वे खुद के पॉकेट से इक्विपमेंट के लिए खर्च उठा रहे हों, लेकिन अगर हम ग्लव्स ना होने की वजह से एक भी दिन काम पर नहीं जाते हैं तो वो हमारी वेज रिडक्ट करने का चांस मिस नहीं करते। गरीब वर्कर्स प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का बेनिफिट भी नहीं ले सकते और कारण सिंपल है कि उनके पास लैंड राइट्स ही नहीं है। पीमेल स्कीम के अंदर लोकल गवर्नमेंट के उन लोग को लैंड देना चाहिए जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि ऐसा प्लांटेशन वर्कर्स के लिए नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। टी गार्डन वर्कर्स के इन नेवर एंडिंग इश्यूज के कारण वे ऑलमोस्ट उन सभी चीज़ों से डिप्राइव्ड है जो वे एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। अब हम करते हैं लल्लन टॉप की इस वीडियो की बात जो वीडियो की बिगनिंग में हमने आपको दिखाई थी। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है। उनकी टीम दार्जिलिंग तक पहुंची, लेकिन किसी कमर्शियल शॉप में ना जाकर अगर वे वहां के टी गार्डन वर्कर्स से बात करने की कोशिश करते तो शायद वो उनके पॉकेट पे थोड़ा भारी पड़ता, पर वो हिल्स की जनता के लिए एक मदद होता मेन स्ट्रीम तक पहुंचने के लिए। हमने इस वीडियो में जिस इश्यूज़ की बात की वो इंटरनेट सोर्सेज और रिसर्च पेपर्स पर अवेलेबल है, लेकिन उन इश्यूज़ का क्या जो कहीं नहीं लिखी गई हैं। जस्ट बिकॉज मीडिया उन ग्रास रूट्स पर नहीं पहुंची, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। सबसे दुख की बात यह है कि कोई भी उन रियल इश्यूज़ की बात नहीं करता जिस वजह से दार्जिलिंग हिल्स एग्जैक्टली सफ़र कर रहा है। इन ग्राउंड इश्यूज़ को कहीं भी एड्रेस नहीं किया जाता और ना ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच पाती है, और एज अ रिजल्ट लोकल और गरीब टी गार्डन वर्कर्स सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस कहानी का भी एक और साइड ज़रूर है, टी फैक्ट्री ओनर्स की। पिछले कई सालों में नॉर्थ बंगाल के कई चाय बागान बंद कर दिए गए। इतने पैसे इन्वेस्ट करके सेटअप की गई टी बिजनेस को आखिर कोई एक झटके में कैसे बंद कर सकता है। सालों साल प्रोटेस्ट के बावजूद टी ओनर्स वो 20% बोनस देने से क्यों इनकार कर देते हैं। इस पहलू को समझने के लिए हम आने वाले दिनों में एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। हमें यकीन है कि कई ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हमने इस वीडियो में मिस कर दी हो। यदि आप और भी कुछ जानते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। यदि कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि द कॉर्ड की टीम कवर करे तो उसे भी अपने ईमेल में इंक्लूड कीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी टीम आपके सभी कमेंट्स और ईमेल्स को पढ़ते हैं ताकि आपकी ओपिनियंस हम तक पहुंच सके।